गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग भारतीय संविधान में एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर चलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाता है, उन महाभियोगों की समस्त जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आने वाले बीपीएससी, दरोगा सभी एग्ज़ाम के लिए यह चैप्टर बड़ा कारगर साबित हो सकता है, तो ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे। ओके, तो न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग कैसे लाया जाता है, क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है, ये समस्त बातें ध्यान में रखेंगे। आगे चलने के पहले एक चीज़ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, है ना, ये दोनों न्यायालय में जितने न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग केवल संसद में लाया जा सकता है ना, ये ध्यान में रखेंगे। अक्सर क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा, तो संसद में रखा जाएगा, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं रखा जाएगा। महाभियोग का प्रस्ताव केवल संसद लाएगी, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का क्या उल्लेख किया गया है, वह देखेंगे। ओके, तो कैसे लाया जाता है, तो ये देखने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जज इंक्वायरी एक्ट 1968 क्या कहता है। जज इंक्वायरी अधिनियम 1968 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश या अन्य किसी जज को केवल सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता, सिद्ध कदाचार का मतलब है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, असमर्थता का मतलब है कि कार्य में वह सक्षम नहीं है, इस आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। हालांकि इसमें आपराधिक गतिविधियां या अन्य न्यायिक अनैतिकताएं भी शामिल है, यानी कि आपराधिक गतिविधियां भी सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के अंतर्गत आएंगे जज इंक्वायरी अधिनियम 1968 के तहत। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि महाभियोग की क्या प्रक्रिया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाता है, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 124(4) में किया गया है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाता है, उस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 218 में किया गया है। 218 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर अनुच्छेद 124 क्लाउज 4, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 218 में किया गया है। आपको बता दें, इन दोनों अनुच्छेदों में महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि हटाने की प्रक्रिया जैसे शब्द का उल्लेख किया गया। महाभियोग वर्ड का उल्लेख ना कर हटाने की प्रक्रिया जैसे शब्द का उल्लेख किया गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग संसद में लाया जाएगा, ये हम लोग पहले जानते हैं कि संसद में लाया जाएगा। किस सदन में लाया जाएगा, तो किसी भी सदन में। जैसे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद का कोई भी सदन ला सकती है, उसी प्रकार न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव भी संसद का कोई भी सदन ला सकती है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का जो प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में 100 सांसदों का और राज्यसभा में 50 सांसदों की आवश्यकता होगी। 100 सांसद का समर्थन लोकसभा में और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन हासिल करके महाभियोग का प्रस्ताव बनाया जाएगा, यानी कि एक संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा, मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। इसमें लोकसभा के 100 सदस्यों का हस्ताक्षर और राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद यह प्रस्ताव संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है, यानी कि लोकसभा में या राज्यसभा में, है ना। इसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन, अगर राज्यसभा में पेश किया गया तो राज्यसभा के चेयरमैन, अगर लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा के स्पीकर को वह मेमोरेंडम जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था उसको सौंपा जाता है। ठीक है, राज्यसभा चेयरमैन
राज्यसभा चेयरमैन या लोकसभा स्पीकर पर यह निर्भर करता है कि वह इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेते हैं। उसे मंजूर भी किया जा सकता है या नामंजूर भी किया जा सकता है। राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर यह देखेंगे कि न्यायाधीश के विरुद्ध जो सांसद महोदय के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है सदन में, वह प्रस्ताव सही है या नहीं है। क्या न्यायाधीश को बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगाया गया है, तो वह देखेंगे कि प्रस्ताव सही है या नहीं है। अगर उनको लगता है कि प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी चाहिए तो प्रस्ताव की मंजूरी सदन के अध्यक्ष के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि राज्यसभा के चेयरमैन, अगर राज्यसभा में पेश किया गया है या लोकसभा में पेश किया गया है, तो लोकसभा की स्पीकर जो है वह जब प्रस्ताव को मंजूर कर लेंगे तो 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन करेंगे। न्यायाधीश पर जो आरोप लगाया गया है उसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे, है ना। या तो राज्यसभा के चेयरमैन गठन करेंगे या लोकसभा के स्पीकर गठन करेंगे। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। इसको कहा जाएगा न्यायिक जांच समिति, ठीक है। इस समिति में 3 मेंबर होंगे कौन कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय का एक सीटिंग जज, यानी कि कोई भी जज सर्वोच्च न्यायालय का होना चाहिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश, और तीसरा जो व्यक्ति होगा वह एक कानूनविद होगा, यानी कि जज होगा या वकील होगा या स्कॉलर होगा, वह कानून का विशेषज्ञ होगा। तो 3 मेंबर होंगे न्यायिक जांच समिति में। कौन कौन से, तो सर्वोच्च न्यायालय का एक जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई जज, और तीसरा कानून के विशेषज्ञ उस जांच समिति के मेंबर होंगे। यदि समिति को लगता है कि आरोपों में दम है और ये सही है, ठीक है, तो सदन में रिपोर्ट समिति पेश कर देगी, जहां इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। पहले सदन में पेश करेगी, फिर रिपोर्ट को दूसरे सदन में भेजा जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आरोपी जज को भी अपने बचाव का मौका मिलता है। अब जिस जज पर आरोप लगाया गया है उसको भी 14 दिन पहले लिखित सूचना भेज दिया जाएगा कि आप अपना पक्ष रखने के लिए संसद में आ सकते हैं, ठीक है। यदि इस रिपोर्ट को दोनों सदन में 2/3 बहुमत मिलता है तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है। यानी कि 2/3 बहुमत अगर दोनों सदन में मिल जाता है तो प्रस्ताव पारित हो जाता है। प्रस्ताव पारित होने के लिए वोटों का सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज़्यादा होना और मौजूदा सदस्यों की संख्या के 2/3 से ज़्यादा होना अनिवार्य है। कहने का मतलब कि महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में 2/3 बहुमत से और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। जब दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर देती है तो फिर वह राष्ट्रपति के पास जाता है प्रस्ताव, और राष्ट्रपति जैसे उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करेंगे तो यह मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति आदेश दे दिए हैं न्यायाधीश को हटाने के लिए। यह मान लिया जाएगा कि न्यायाधीश पर जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था संसद में वह पास हो गया है और न्यायाधीश को उसी समय अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ओके। अब यहाँ ये सवाल है कि क्या भारत में अब तक किसी न्यायाधीश को महाभियोग लाकर हटाया गया है, तो आंसर होगा नहीं। भारत में आज तक किसी जज को महाभियोग लाकर हटाया नहीं गया है, क्योंकि इससे पहले के सारे मामले में कार्रवाई पूरी ही नहीं हो सकी, या तो प्रस्ताव संसद में पास ही नहीं हो पाया या पास होने के पहले न्यायाधीश के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया अपने पद से। इसलिए अभी तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग लाकर नहीं हटाया गया है। भारत में अब तक निम्न न्यायाधीशों को महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। कितने न्यायाधीश रहे हैं भारत में, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, जिनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज़ाद भारत में सबसे पहला मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे 91 में वी रामास्वामी, है ना। वी रामास्वामी आज़ाद भारत में पहली बार किसी जस्टिस को पद से हटाने की कार्रवाई 1991 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी महाभियोग का सामना करने वाले ये पहले जज थे। ध्यान में रखना है, वी रामास्वामी। इनके खिलाफ 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। उनके खिलाफ जो है 1990 में पंजाब और हरियाणा
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए गंभीर आरोप लगाए गए थे, है ना। और इसी आरोप को देखते हुए संसद में 1991 में इनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया था क्योंकि उस वक्त सत्ता में मौजूद कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत नहीं मिल सका। तो ये देश का पहला मामला था जब किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद में रखा गया था 1991 में वी रामास्वामी के विरुद्ध। दूसरा मामला 2011 में हुआ, है ना। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज थे सौमित्र सेन, ठीक है। दूसरे ऐसे जज थे जिन्हें 2011 में अनुचित व्यवहार के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा था। क्या इन पर आरोप लगा था? उन्हें 1983 के एक मामले में जब वह वकील थे तो 33,23,000 रुपये की हेरा फेरी और कलकत्ता की एक अदालत के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में इनको दोषी ठहराया गया था। तब सौमित्र सेन को एक वकील के तौर पर अदालत ने रिसीवर नियुक्त किया था। यह भारत का अकेला ऐसा महाभियोग का मामला है जो राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा तक पहुंचा था। हालांकि लोकसभा में इस पर मतदान होने से पहले ही सौमित्र सेन इस्तीफा दे दिए, इसलिए लोकसभा में यह पास नहीं हो पाया था ये मामला। तो ये मामला था सौमित्र सेन का 2011 में, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश थे। इसके बाद 2009 में, इसके पहले 2009 में भी एक केस आया था। राज्यसभा में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे PD दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में जज नियुक्त किया गया था। क्या नाम था? PD दिनाकरन। उन पर पद का दुरुपयोग करके जमीन हथियाने और बेशुमार संपत्ति अर्जित करने जैसे आरोप लगे थे। इस मामले में भी राज्यसभा के ही 75 सदस्यों ने उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव दिया था। PD दिनाकरन के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए राज्यसभा के सभापति ने एक न्यायिक समिति गठित की थी। आरोप लगने के बाद उनका स्थानांतरण सिक्किम उच्च न्यायालय में हो गया था, लेकिन उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो पाती उसके पहले ही वो इस्तीफा दे दिए थे। तो ये थे PD दिनाकरन, जो कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, PD दिनाकरन। इसके बाद का मामला देखते हैं। तो 2015 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस थे SK गंगले के खिलाफ राज्यसभा में 58 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस सभापति को दिया था। उन पर 2015 में एक महिला न्यायाधीश के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, है ना। उन्होंने इस्तीफा देने की बजाय जांच का सामना करना उचित समझा। राज्यसभा के सभापति ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। 2 साल तक चली जांच में उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप साबित नहीं हुआ था, और जब यौन उत्पीड़न का आरोप साबित नहीं हुआ तो महाभियोग का प्रस्ताव भी सदन में पेश नहीं हुआ था। ओके, तो ये थे गंगले, है ना, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उनके विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया गया था। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला के खिलाफ भी महाभियोग की कार्रवाई के लिए राज्यसभा में 58 सदस्यों का हस्ताक्षरित प्रतिवेदन दिया गया था। जस्टिस पारदीवाला के खिलाफ 18 दिसंबर 2015 के एक फैसले में आरक्षण के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर यह प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मामले के तूल पकड़ते ही जस्टिस पारदीवाला ने 19 दिसंबर को इन टिप्पणियों को फैसले से निकाल दिया था। जो टिप्पणी किए थे आरक्षण के मुद्दे पर, वो अपने फैसले से निकाल दिए, जिसके कारण जो है इन पर महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया। तो ये थे गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला। मध्य प्रदेश में भी एक मामला आया था। मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे CV नागार्जुन रेड्डी, ठीक है। इनके खिलाफ भी महाभियोग का प्रस्ताव 2016 में राज्यसभा में लाया गया था।
है ना, जो विफल हो गया था। उन पर अधीनस्थ अदालत के कामकाज में हस्तक्षेप कर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था और एक कनिष्ठ दलित न्यायाधीश के खिलाफ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया था, ये आरोप लगाया गया था। लेकिन ये मामला भी जो है पास नहीं हो पाया। तो इतने न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद में रखा गया, लेकिन अभी तक आज तक के इतिहास में किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के प्रस्ताव के जरिए उनके पद से हटाया नहीं गया है। एक सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश रहे रामास्वामी, जिनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया। इस हाई कोर्ट के तो कई रहे, स्वामित सेन रहे, है ना, आपको नागार्जुन रेड्डी रहे, है ना, गंगले रहे, सभी ये कई लोग रहे। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश रामास्वामी के विरुद्ध 1991 में महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया था, ये ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध कैसे महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाता है। जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है, वही प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध भी लाया जाता है। सेम प्रक्रिया है, ये ध्यान में रखना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध भी जो महाभियोग लाया जाएगा वह संसद में ही लाया जाएगा, राज्य के विधानमंडल में नहीं लाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान में रखना है कि किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध अगर संसद का कोई सदन महाभियोग का प्रस्ताव लाती है तो सदन के अध्यक्ष के द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जाता है। 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक सीटिंग जज, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई भी जज और एक कानून विशेषज्ञ होता है। यही समिति रिकमेंड करेगा कि महाभियोग का प्रस्ताव चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। अगर इस समिति को लगता है कि महाभियोग के प्रस्ताव में कोई दम नहीं है तो वह रिपोर्ट नहीं देगा, ठीक है। अगर समिति को लगता है कि महाभियोग के प्रस्ताव में दम है तो सदन में यह अपना रिपोर्ट पेश कर देगा और इसी के रिपोर्ट के आधार पर सदन में महाभियोग का प्रस्ताव चलाया जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। यही समिति रिकमेंड करेगा, सिफारिश करेगा, तभी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा, अन्यथा नहीं लाया जाएगा। ओके।